नाज़रीन, कराची हो, लाहौर हो या फिर इस्लामाबाद, हर जगह जराइम बढ़ गए हैं। आज कराची के इलाके पुलिस ने जौहर में सेक्रेटरी सिंध बार काउंसिल को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इरफान अली महर अपनी बच्ची को कार में स्कूल छोड़ने गए थे। वापसी पर मोटरसाइकिल सवार दो मुलजिमों ने इन्हें कार में ही निशाना बना दिया। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक कराची में 116 पुलिस स्टेशन हैं। औसतन एक पुलिस स्टेशन में 150 से लेकर 250 तक की नफरी होती है। कराची के 2 करोड़ आवाम की जानो माल के तहफ्फुज की जिम्मेदारी तकरीबन 25,000 एहलकारों पर है। इस हिसाब से 800 लोगों की हिफाजत के लिए एक पुलिस एहलकार दस्तियाब है। अब इसे नफरी की कमी कहें या पुलिस की नाहिली, लेकिन अदाद-ओ-शुमार शहर कायद में जुराइम की शरह में तेजी से इजाफे की खबर दे रहे हैं। साल के पहले 6 माह में जुराइम की 22,000 वारदातें रिपोर्ट की गई। 2 अरब 97 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम लूटी गई। सुबह सुबह वेल ड्रेस आते हैं और घरों में घुस जाते हैं। से जा रहे हो, सन्नाटा है, आप लोगों के मोबाइल हमारे स्नैच हो जाते हैं। कायद का शहर गैर महफूज है तो शहर इक्तदार इस्लामाबाद की सूरत हाल भी तशवीशनाक है। यहाँ भी जुराइम की शरह में गैर मामूली इजाफा हुआ है। क्राइम डाटा के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान शहर में संगीन जुराइम की 100 वारदातें हुई। खवातीन के अगवा के 5 वाक़यात रिपोर्ट हुए। कमसिन बच्ची समेत 4 अफराद को कत्ल किया गया। इस्लामाबाद के मुजरिम इतने बेखौफ हो चुके हैं कि IG के पड़ोस में वारदात कर जाते हैं और पुलिस लकीर पीटती रह जाती। शहर इक़्तिदार की मिसाली पुलिस और जा बजा लगे सेफ सिटी कैमरे भी लुटेरों को रोकने में नाकाम हो गए। गुज़श्ता 15 रोज में पोस्ट सेक्टर समेत मुख्तलिफ इलाकों में लूट मार की 25 से ज्यादा वारदातें हुई। डाकुओं ने पार्लियामेंटेरियन, ताजरों और IG पुलिस के मोहल्लेदारों को भी न बख्शा। ज्यादा निशाना थाना कराची कंपनी, लोहे बेर, सब्जी मंडी, अपारा और I9 के इलाकों में रहने वाले बने। जो सूरत हाल मुल्क के दारुल हुकूमत की है, इससे भी गई गुजरी सूरत हाल पंजाब के दारुल हुकूमत की। लाहौर में तो 17 SHO सिर्फ इसलिए मुअत्तल कर दिए गए कि वो जुराइम का इंदराज ही नहीं करते थे। 10 माह के दौरान 16,000 शिकायत पर मुकदमा दर्ज ही नहीं किया गया। इसकी वजह यह थी कि पुलिस हुक्काम दिखाना चाहते थे जुराइम की शरह कम हो गई है और अब रोजाना डॉन के मुताबिक पुरानी शिकायत पर मुकदमा दर्ज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद ने जुराइम की बढ़ती शरह पर इन्हीं शहरों के नुमाइंदगान से बात करेंगे। कराची से हमारे साथ अहमद रहमत हैं, लाहौर से रियाज अहमद और इस्लामाबाद से आदिल तनौली। मैं आगाज कराची से करूंगा। अहमद, एक तो आज का वाकया अफसोसनाक वाकया, कुछ इसके बारे में बताइएगा और वजह क्या है? क्या ये वही हालात तो दोबारा वापस नहीं आ रहे जो एक जमाने में कराची में स्ट्रीट क्राइम, बत्ताखोरी, कत्ल गारत अपने उरूज पर थी? क्या वही दौर वापस आ रहा है? क्योंकि लग ये रहा है कि मुजरिमान बिल्कुल बेखौफ है, उन्हें कोई खौफ नहीं है पुलिस का। जी देखिए, ये अगर हम बात करें कि पुराना वाला कराची वापस आ रहा है तो ऐसा नहीं है। जो 2012 में कराची की सिचुएशन थी या 2011 में कराची की सिचुएशन थी वो ये थी कि तकरीबन 2400 से ज़ायद शहरी जो है वो कत्ल किए गए थे 2012 में। इसी तरह 2013 में 2700 से ज़ायद अफराद जो है वो कत्ल किए गए थे। ये सिलसिला जो है वो शहर में बहुत ज़्यादा था, यानी कि ना सिर्फ फायरिंग के वाक़यात का बल्कि बम धमाकों का भी, इस तरह के बड़े वाक़यात, अगवा बराए तावान के भी, भत्ताखोरी के भी ये वाक़यात ज़्यादा रोनुमा होते थे। लेकिन 2013 के बाद जब कराची ऑपरेशन का आगाज किया गया था तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो थी जिसमें बम धमाके थे, इसी तरह जो भत्ताखोरी थी, जो किलिंग थी, उसमें जो है वो वाज़े कमी आई है। कहाँ 2012 में, 2013 में 2100 या 2400 अफराद जो है वो कत्ल किए जाते थे एक साल में। उसी तरह साल 2021 की अगर हम बात करें तो अब तक 450 के करीब का फिगर है जो अफराद जो है वो मुख्तलिफ फायरिंग के वाक़यात में जाँ बहक हुए। इसी तरह डकैती मज़ाहमत पर अगर हम आ जाएँ तो 60 अफराद हैं तकरीबन रवां साल जो डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किए गए हैं। इसी तरह उस 450 के करीब ऐसे लोग हैं जो कि फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में ख़ास तौर पर डकैती मज़ाहमत पर जो है वो ज़ख्मी हुए। तो डकैत ये ज़रूर है कि अब गोली चलाने से गुरेज नहीं करते हैं। इन वाक़यात में वाज़े तौर पर जो है वो इजाफा देखने में नज़र आ रहा है जो कि डकैती मज़ाहमत पर वाक़यात पेश आ रहे हैं। इसी तरह जो कार्रवाइयाँ हम शहर में देखते थे डकैतों की जानिब से कि जिसमें मोटरसाइकिल का छीनना, गाड़ियों का छीनना, इसमें भी जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता साल जो तादाद तकरीबन जो है वो 1500 के करीब थी कि कोई 1700 के करीब जो है वो गाड़ियां जो है वो रवा साल छीनी गई हैं और ये तादाद गुज़िश्ता साल तकरीबन 1500 के करीब थी। इसी तरह मोटरसाइकिलों की अगर हम बात करें तो रवा साल तकरीबन 44,000 के करीब जो है वो मोटरसाइकिलों से शहरी महरूम हुए। ये तादाद गुज़िश्ता साल जो है वो 38,000 के करीब थी। तो इसमें भी जो है वो इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। तो जुर्म अपनी तरह जारी ज़रूर है, ख़ास तौर पर डकैती यानी कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जारी ज़रूर हैं, लेकिन जो बड़ा जुर्म कराची में होता
होता था माजी में, वो वाकयात जो है वो अब रोनुमा नहीं हो रहे हैं। वो कराची ऑपरेशन की वजह से उसमें बम धमाके हों, ये भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हम चलते हैं लाहौर। हमारे साथ रियाज अहमद साहब हैं। रियाज साहब, ये बताइएगा, ये मैंने अभी खबर बताई अपने नाज़रीन को, पढ़ के बताई कि 17 SHOs को लाहौर में इसलिए मुअत्तल किया कि वो मुकदमा दर्ज ही नहीं कर रहे थे। यानी लाहौर जिसको एक जमाने में सेफ समझा जाता था, वहां पे कराची जैसे हालात हो रहे हैं, और ये सिर्फ दिखाने के लिए कि हालात खराब नहीं है। पुलिस का रवैया कैसा है कि वो केसेस रिपोर्ट नहीं कर रही है? सर, आपके पास क्या आदत-ओ-शुमार है इस वक्त लाहौर में जुर्म के, क्राइम के? जी बिल्कुल अली हैदर, ऐसा ही है कि लाहौर में 17 SHO को वाकई ही इसी बिना पर कत्ल किया और इसी बिना पर उनके ओहदों से हटाया गया था कि वो मुकदमा दर्ज नहीं करते और शहरियों से उनका बर्ताव भी अच्छा नहीं है। और जो लाहौर में आदाद-ओ-शुमार है, अगर देखा जाए तो इस वक्त लाहौर में 1,83,300 से जायद मुकदमा जो हैं वो दर्ज हो चुके हैं मुख्तलिफ नौयत के। इनमें जो सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ है, लाहौर में 392 अफराद को कत्ल किया गया, जो पिछले साल की निस्बत कुछ ज़्यादा है। और इसी तरह अगर देखा जाए डकैती, चोरी और जो छीना झपटी की वारदातें हैं, उनकी तादाद 11,808 है। ये उनके जो डकैती चोरी की वारदातें हैं, और इसके अलावा जो 26 अफराद डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर कत्ल किए गए और दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए हैं। इसी तरह ज्यादती, इज्तिमाई ज्यादती और बदफेली के जो वाकयात हैं, उनके जो रिपोर्ट हुए हैं वो 745 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनके मुकदमा पुलिस ने नहीं दर्ज किए। इस तरह डकैती और चोरी के भी बहुत सारे मुकदमा पुलिस ने दर्ज नहीं किए। ये मैं वो बता रहा हूँ जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार हैं। इसके अलावा अगवा बराए तावान की 8 वारदातें लाहौर में जो हमें रिपोर्ट हुई हैं। वैसे अगर अगवा के मुकदमा देखे जाएं तो वो 2229 के करीब मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इसी तरह जो लाहौर में मोटरसाइकिल छीनने और चोरी की जो वारदातें हुई हैं, उनकी तादाद जो है वो 19,600 से जायद है। ये बड़े बड़े क्राइम मैंने अभी आपको बताए हैं। इसके अलावा भी जो है वो क्राइम के 10,000 से जायद काइट फ्लाइंग, जो काइट पतंगे उड़ाने के मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए हैं। पुलिस जो है ये जरूर कहती है कि फ्री रजिस्ट्रेशन है। अभी भी जो है वो आपने देखा होगा कि 16,000 के करीब ऐसी दरख्वास्तें थी जो पेंडिंग पड़ी हुई थी इस साल 10 माह में, वो मुकदमा दर्ज नहीं किए गए थे। DIG ऑपरेशन ने फौरी तौर पर हुक्म दिया है कि वो उनके मुकदमा भी दर्ज किए जाएं। वो यही थे मोटरसाइकिल चोरी के, मोबाइल छीनने के। ये पुलिस मुकदमा बहुत कम दर्ज करती है। इसी वजह से DIG ऑपरेशन ने फौरी तौर पर हुक्म दिया कि वो उनके मुकदमा भी दर्ज किए जाएं। पुलिस का जो रवैया है वो भी आवाम के साथ इतना अच्छा, हम अब चलते हैं इस्लामाबाद। आदिल तनौली वहां पर मौजूद है। आदिल, ये बड़ी अजीबो गरीब बात है, इस्लामाबाद कैपिटल सिटी है, दारुल हुकूमत है, बड़े बड़े हसास इदारों के मेन दफातर वहां पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद सेफ नहीं रहा है क्या? मतलब सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाहौर में भी बनाया गया, इस्लामाबाद में भी इसका आगाज किया गया, क्या वजह क्या है? पुलिस काम नहीं कर रही है, वसाइल नहीं है पुलिस के पास, या कोई जो मुजरिम है वो ज्यादा चालाक हो गए? अली देखें, इस्लामाबाद में सबसे बड़ा मसला तो ये है कि सेफ सिटी कैमरे भी लगे हुए हैं, पुलिस गश्त भी है, सब कुछ होने के बावजूद भी जो है जराइम की शरह में आए दिन मुसलसल इजाफा दिखाई दे रहा है। अब से अगर 2 दिन पहले की हम बात करें तो मेन IG इस्लामाबाद जो है, उनकी रिहाइशगाह के सामने वाला जो घर है सरकारी, जो बतौर IG उनको रिहाइशगाह मिली है, उस घर में एक डकैती हुई है। गन पॉइंट पर जो है लोगों ने वो घर वालों को यरगमाल बनाकर डकैत लूटमार की वारदात की है। ये इस्लामाबाद का सेक्टर F7 है, जिससे चंद ही किलोमीटर के फासले पर रेड जोन जो है वो शुरू हो जाता है और IG की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर। इसके अलावा अगर दीगर सेक्टर की या रूरल एरिया की बात करें, वहाँ भी आए रोज चोरी, डकैती, कार लिफ्टिंग, मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें जो हैं ये बढ़ चुकी हैं। सिर्फ 15 दिन के अंदर तकरीबन 29 से ज्यादा गाड़ियां चोरी की वाकयात जो है इस्लामाबाद के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा 20 मोटरसाइकिलें जो हैं ये भी चोरी की गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रियाज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद, आपने वक्त दिया, आपने अपडेट किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। काला कोट पहनने वाले वुकला में चंद ऐसी काली भीड़ें घुस आई हैं जिन्होंने इस मुकद्दस पेशे को बदनाम करके रख दिया। वुकलागर्दी का एक और शर्मनाक वाकया सामने आ चुका है, जिसे सुनाते हुए सर शर्म से झुक जाता है। मंडी बहाउद्दीन के डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज राव अब्दुल जब्बार खान की अदालत में घुसकर
कर वुकला ने मुअज़्ज़िज़ जज को गालियां दी, मारा पीटा और कमरे से बाहर निकालकर कमरे को ताला लगा दिया। जज अब्दुल जब्बार का कसूर यह था कि उन्होंने 3 दिन पहले मंडी बहाउद्दीन के डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को तौहीन अदालत के जुर्म में 3 माह कैद की सजा सुनाई थी और इस मुकदमे में इन दोनों अफसरान की वकालत करने वाले वकील और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर जाहिद गोंदल को शो कॉज नोटिस जारी किया था, जिसके खिलाफ वुकला ने मुअज़्ज़िज़ जज की अदालत पर धावा बोल दिया और उन पर दबाव डाला कि वो नोटिस वापस लें। जज के इनकार पर वुकला हजरात ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। आज तक वुकला गर्दी के जितने भी बड़े वाकयात हुए हैं, किसी एक की भी एक वाकये के किरदारों को सजा नहीं दी जा सकी है। या तो वो फाइल बंद करती जाती है या उस पर कार्रवाई ही शुरू नहीं होती। आज से 2 साल पहले दिसंबर 2019 में लाहौर के वुकला ने PIC अस्पताल पर धावा बोला था। सारा दिन लाहौर की जेल रोड वकीलों के गैज़ो गज़ब की तस्वीर बनी। बदतरीन जुल्म पर वुकला के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए, लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद आज तक अदालत में इस केस का चालान ही जमा नहीं कराया जा सका है और वाकये में मुलव्विस सभी किरदार जमानतों पर आजाद फिर रहे। दिसंबर 2017 में मुल्तान न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी वुकला गर्दी का निशाना बना था। वुकला ने तोड़फोड़ की, हंगामा आराई की, अदलिया के खिलाफ नारेबाजी की। वाकये का मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन सिर्फ चंद दिन बाद ये खुली गुंडागर्दी दाखिले दफ्तर। 5 साल फरवरी में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की हाई कोर्ट पर भी वुकला ने हमला किया था। तोड़फोड़, हंगामा आराई तो एक तरफ, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक को सारा दिन सवाल बनाए रखा। इस वाकये के खिलाफ भी तौहीन अदालत का नोटिस लिया गया, वुकला को गिरफ्तार भी किया गया। तौहीन अदालत का केस तो चल रहा है, लेकिन आज वो सभी वुकला जमानतों पर आजाद हैं। चंद वुकला की जानिब से पुरतशद्दुद और तौहीन आमेज रवैया एक मामूल बन चुका है। पंजाब में 10 साल के दौरान वुकला की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के अदाद-ओ-शुमार तशवीशनाक है। हम न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 10 साल के दौरान 2880 वुकला के खिलाफ 251 मुकदमात दर्ज हुए। 2009 से लेकर 2018 तक वुकला ने पुलिस, अदालती अमले और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कई अफराद पर तशद्दुद किया। रिपोर्ट के मुताबिक वुकला ने 10 साल के दौरान सबसे ज्यादा पुलिस को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके 150 केसेस रिपोर्ट हुए। पुलिस के अलावा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान पर तशद्दुद के 51 मुकदमात हैं। 740 वुकला नामजद किए गए। पंजाब भर में अदालती अमले पर तशद्दुद करने के इल्जाम में 490 वुकला के खिलाफ केसेस रजिस्टर्ड किए गए। आखिर वुकला के पुरतशद्दुद वाकयात क्यों बढ़ रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मजीद बात करेंगे वकील रहनुमा जनाब सूद भुट्टर साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया सर भुट्टर साहब, आपके कीमती वक्त का। आप तो बल्कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। सर ये बताइएगा, ये एक वाकया और फिर एक पूरी तारीख पीछे जो चली आ रही है, वजह क्या है? कोई कार्रवाई नहीं होती है, और मैं कार्रवाई से मुराद मुकदमे की बात नहीं कर रहा, आपकी एसोसिएशंस कार्रवाई क्यों नहीं करती? जी भाई, थैंक यू अली अदर भाई। पहले तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो कल का वाक़या है, ये तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इसको तो कोई भी बंदा इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता, और मुझे ख़ुद भी ज़ाती तौर पे भी इसमें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि मैं इस इशू में पिछले कुछ दिनों से मैं इन टच था। गो के थोड़ी बातें जब मामलात ये शुरू हुए, वो तो खैर उसमें कंट्रोवर्सी थी काफ़ी ज़्यादा। कुछ ऐसे मामलात जज साहब ने टेकअप कर लिए जो इनफैक्ट उनकी जुरिसडिक्शन में नहीं थे। एनी हो, उसमें जब कन्विक्शन हो गई DC को और AC साहब को, तो सब्सिक्वेंटली एडवोकेट जनरल साहब ने और बाकी कुछ लोगों ने मेरे से रब्ता किया कि आप इसमें इंटरवीन करें और इनकी बेल एप्लीकेशन के लिए। तो मैंने ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में अपील फाइल की। अपील में ऑब्वियसली जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने इसमें बड़े पेशेंसली सुना और इसमें रिलीफ दिया उन्होंने, और मैं समझता हूँ कि वो रिलीफ मिलने के बाद जो नोटिस इशू हुआ था बार प्रेसिडेंट को, उनको इसमें ज़्यादा हौसले से और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए था। मैं फिर दोबारा अर्ज़ करता चलूँ कि गो के जज साहब की जुरिसडिक्शन नहीं थी, और उसमें वैसे भी जज साहब का जो इख्तियार था वो मैक्सिमम 200 रुपये फाइन करने का था। अब आपसे जो मेरी गुफ्तगू हुई, आप माशाल्लाह आपने बड़ी मुदल्लिल गुफ्तगू की, लेकिन यही शिकायत है सर वुकला बिरादरी से। आपने इस 2-2.5 मिनट की गुफ्तगू में ये ज़रूर बताया है कि जज साहब से क्या गलती हुई, कानूनी गलती या कोई, आपने ये बताया है सर। अब मैंने आगाज़ में यही सवाल पूछा था कि हमारी वुकला बिरादरी दे मिन्स वर्ड्स,
वो लफ्ज इधर उधर कर जाते हैं, क्योंकि इसकी मजम हम बात करें इस एक्ट पे, उससे पहले जो कुछ हुआ, क्या वो इस एक्ट को, जो मारने वाला एक्ट है, उसको जस्टिफाई करता है? भले जज साहब जाती कर रहे होंगे, लेकिन क्या उसका ये हल है? वो भी एक वकील भाई, मैंने सबसे पहले मैंने मजम्मत की है, सबसे पहले इस एक्ट की मैंने मजम्मत की है, अफसोसनाक इसे कहा है, ये किसी सूरत में भी नहीं होना चाहिए था। अगर आप मेरी बात थोड़ी सी सुनते तो मैं इसका पूरा आंसर आपको कर देता। मैं यही अर्ज करने लगा था कि जब डीसी साहब को और एसी साहब को यहाँ से लाहौर से बेल मिल गई थी, तो उसके बाद हमारे वकला को चाहिए था कि वही आर्डर लेके वो जज साहब के पास जाते और एप्लीकेशन देते कि ये अपना आप जो नोटिस बार प्रेसिडेंट को दिया हुआ है आप इसको विड्रॉ करें। ये लीगल तरीका भी था और मैं समझता हूँ ये पढ़े लिखे लोगों को यही तरीका सूट करता है, होना भी ऐसी चाहिए था। जिस तरह हुआ ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। और एक बात मैं और भाई अर्ज करूँ कि हमारे जो मेजॉरिटी लॉयर्स हैं वो इंतहाई शरीफ लोग हैं, बड़ी प्रोफेशनली चलते हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे शामिल हो जाते हैं जो हमारी पूरी इस कम्युनिटी के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। हम बिल्कुल उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर इससे। देखिए हम इस एक इंसिडेंट नहीं है सर, ये कोई आइसोलेशन में नहीं देख सकते उसको हम। पीआईसी पर हमला हुआ, उस वक्त जितनी वुकला की तादाद उस जगह पर मौजूद थी हमला आवरों में, लग रहा था कि पूरे लाहौर की बार शायद इकट्ठी हो गई है। आपने कहा ये चंद लोग हैं, अच्छा आगे बढ़े, चालान तक पेश नहीं हो सका सर, किसी की जुर्रत नहीं है कि वो चालान पेश कर सके वुकला के खिलाफ। मुल्तान में आपको याद है हमला हुआ, वहां पे भी ऐसे ही वुकला इकट्ठे हुए और उन्होंने हमला किया, इतनी बड़ी तादाद में हमला किया, तो मुझे लग रहा था कि शायद वो भी सारे इकट्ठे हो गए हैं। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला हुआ। प्रॉब्लम सर ये है कि आज तक मैंने नहीं सुना, हो सकता है मेरी नॉलेज कम हो, मैंने नहीं सुना कि सब बाकी वुकला ने, जिनको आप कह रहे हैं कि बाकी वुकला सब शरीफ है, कोई शक नहीं होंगे, उन्होंने इकट्ठे होकर इनके लाइसेंस को मुअत्तल नहीं मनसूख किया हो, डिसमिस किया हो, इनको हटा दिया और निकाल दिया अपनी सफों से बाहर। नहीं हुआ सर। आप एक एक वाक़े की मैं आपको आंसर करता हूँ। आपने बात की इसमें पीआईसी के वाक़े की, पीआईसी के वाक़े की भी उस वक्त भी हमने कंडेम किया, हामिद खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कंडेम किया, और उसमें जो वुकला अरेस्ट हुए उनसे जो सलूक किया गया वो जानवरों से बुरा था। आपको ये दूसरा आस्पेक्ट भी ज़हन में रखना चाहिए। गो कि उनका जो हमला करने वाले हैं सब ने उसको कंडेम किया। मुल्तान की बात करते हैं तब भी गिरफ्तारियां हुई, इस्लामाबाद की आप बात करते हैं तो वो 2-2 माह रह के आए जेल में, और हमारे सिटिंग प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए हैं वो जेल से इलेक्ट हुए हैं। ऐसी बात नहीं है। हम जब भी कोई वकील गलत काम करता है हम उसका साथ नहीं देते, ऐसे नहीं सर, बिल्कुल उसको कंडेम करते हैं। पिछले दिनों में और आपको पुलिस ने तो कार्रवाई करनी थी ना सर। अभी पिछले दिनों कर रहा हूं बार की कार्रवाई। मुझे सर बता दें कि पीआईसी में फर्ज कर लेते हैं 50 लोग थे, 100 लोग थे, 200 लोग थे, ये जितने भी लोग थे, क्या बार ने इनके लाइसेंस कैंसिल किए? भाई लाइसेंस डायरेक्ट कैंसिल नहीं होते, सस्पेंड होते हैं, और सस्पेंड हुए। और मैं एक और बात अर्ज करूं, पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट में एक वकील ने शीशे तोड़े थे, आपने वो वाकया जरूर देखा होगा। फौरी तौर पे मैंने खुद जाके वहाँ मौके पे जाके उस मामले को टेकअप किया, वकील के खिलाफ एफआईआर हुई, उसका उसी वक्त हमने मेंबरशिप उसकी सस्पेंड की, और वो अभी तक गिरफ्तार है। 2 माह हो गए तकरीबन, अभी तक गिरफ्तार है। ऐसा बात नहीं है कि इस यहाँ हमारे बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल है अकाउंटेबिलिटी। और वकालत करने वाले हमारे जो वकला हैं वो नहीं साथ देते इन लड़ने वालों का, और हमारी जो बार काउंसिल्स हैं गो के उनके जो एक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं है, लेकिन अनअटेंडेड कोई केस नहीं है। ये हमारी सोसाइटी में मनाहल सोसाइटी हम थोड़े तशद्दुद पसंद हो गए, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जो अटेंशन दी गई हमारी स्ट्रेंथ कितनी है क्या थी ये मैटर करता है। कैसे भला मैं दोबारा रिट्रेट करता हूं सर इस सवाल को कि मैं पीआईसी की एग्जांपल, क्योंकि मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे आपको एक मिसाल देंगे ताकि मैं भी खामोश हो जाऊं कि पीआईसी में मैं ये आपको इस बात के वीडियोस गवाह हैं कि 10-20 नहीं सैकड़ों वकला थे। क्या इनके आप कह रहे हैं कैंसिल नहीं हो सकते, मुअत्तल होते हैं, क्या इन सब के हमला आवर होने वालों के पीआईसी में घुसने वाले वकला के लाइसेंस मुअत्तल हुए? जवाब है नहीं हुए। मुल्तान कोर्ट पे हमला आवर जो वकला थे क्या मुअत्तल हुए? नहीं हुए। पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो अलग है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि बार ने क्या कार्रवाई की। आपने नोटिस लिया डजंट मैटर, आपने कार्रवाई की ये मामला मैटर करता है सर। भाई ये मैं
किससे ये शेयर करने की बात कोशिश कर रहा हूँ कि उनको ये ज़रूरी नहीं है कि सारे जो वकला PIC में गिरफ्तार हुए थे वो गुनाहगार थे। मैं अर्ज करता चलूँ, मुझे खुद पुलिस अथॉरिटीज़ ने मेरे साथ रब्ता किया कि जी आपके करने क्या गए थे? हमने गलती से गिरफ्तार कर लिए हैं। करने क्या गए थे? वो अदालत तो नहीं है ना, वो PIC में घुसे क्यों? क्या ये अपने आप में जुर्म नहीं है सर? जत्थे के साथ घुसना, गेट तोड़ के घुसना, भाई PIC करने क्या गए थे सर? अली साहब, मैं उसको कंडेम आज भी कर रहा हूँ। मैं कभी भी मैं उसको जस्टिफाई करता हूं, मैं अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी मैंने उसको कंडेम किया। बल्कि थोड़ी देर पहले कल को कोई और भी उठेगा, जज को फैंटी लगा देगा, कार्रवाई करनी है सर। भाई 780 की FIR फेस कर रहे हैं और इवन देन हम उनको जस्टिफाई नहीं करते। आप काट रहे हैं सर, आज भी कंडेम करते हैं। आप काट रहे हैं सर, बार काट रही है सर FIR। नो, ऑब्वियसली पुलिस काटती है, कंप्लेनर उसमें डॉक्टर्स हैं। चले ठीक है सर, आप बात है कार्रवाई आपकी तरफ से क्या गई? कंडेम करना क्या ये काफी है? एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद ताजरों को कहा जा रहा है कि एक मशीन, इस मोबाइल की तरह किस तरह की एक मशीन है, अपनी दुकान में रख लें आप, टैक्स चोरी नहीं होगा, टैक्स हुकूमत आवाम का हुकूमत तक पहुंचेगा। लेकिन ताजर मुसर है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करने देंगे, बल्कि धमका रहे हैं। क्यों, ये आपको बताएंगे वक्फे के बाद। और गवादर में खवातीन निकल आई हैं एहतजाज करने, वो भी क्यों और क्या मुतालबा है उनका, इस वक्फे के बाद बताएं। तनख्वाहदार तबका टैक्स से, बड़ी कंपनी और सनअतें टैक्स से बैरून मुल्क पाकिस्तानी कौमी खजाने में अपना हिस्सा डालें, लेकिन रिटेलर्स और छोटे दुकानदार इनकम टैक्स नहीं देंगे। ताजिर बिरादरी हुकूमत के टैक्स इकदाम को मानने से इनकारी है और सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के कानून के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुल्क भर से आए ताजरों ने एहतजाज किया और मुतालबा किया कि पॉइंट ऑफ सेल पर डिवाइस के कानून को खत्म किया जाए और 80 लाख ताजरों के लिए फिक्स्ड टैक्स का निजाम लागू किया जाए। ताजर बिरादरी के एहतजाज की वजह बज़ाहिर यही लगती है कि रिटेलर्स और छोटे दुकानदार अपनी आमदन जाहिर नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर उनकी आमदन जाहिर हो गई तो इन्हें इस आमदन के मुताबिक इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। इसीलिए वो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन की मुखालिफत कर रहे हैं। जबरदस्ती पॉइंट ऑफ सेल लगाने, कोई भी FBR का एहलकार आए उसे दुकान के अंदर आप बंद कर लें। ताजर बिरादरी इस सेल डिवाइस के कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर ये डिवाइस हर दुकान पर हो जाती है तो फिर न सिर्फ दुकानदार की आमदन और फरोख्त जाहिर हो जाएगी, बल्कि वो डबल इनवॉइस भी नहीं कर सकेगा। तमाम मिल मालकान जो हैं वो डबल बुक्स रखे हुए हैं, यानी कि दो खाते हैं उनके। एक वो खाता है जो सरकार को दिखाया जाता है, SCCP को, FBR को, बाकी इदारों को, और एक वो खाता है जो सेठ के लिए बनाया जाता है, जिसके तहत असल में कितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है उसके अंदर उसका भी तयन किया। हुकूमत ब्लैक इकोनॉमी को कौमी मईशत का हिस्सा बनाना चाहती है। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी के मुताबिक मुल्की ब्लैक इकोनॉमी यानी काला धन, उसका हुजम तकरीबन 30% से ज्यादा है और हुकूमत इसी ब्लैक इकोनॉमी यानी गैर दस्तावेजी मईशत और दस्तावेजी मईशत का हिस्सा बनाना चाहती है, जिससे टैक्स नेट में भी खुद ब खुद इजाफा हो जाएगा। आमदन छुपाने और टैक्स बचाने वाले अफराद टैक्स देने पर मजबूर हो जाएंगे। हुकूमत का दावा है कि लोग टैक्स देने के लिए तैयार नहीं, टैक्स देते नहीं हैं और कहते हैं ये भी खराब है, वो भी खराब है, ये भी बुरा है, वो भी बुरा है। ये ऐसा है कि जन्नत में जाना चाहते हैं लेकिन अच्छे माल नहीं लेके आने। आप जब तक टैक्स नहीं देंगे मुल्क की कैसे दौलत बढ़ेगी? ताजर बिरादरी का हालिया एहतजाज हुकूमत के मौक़िफ़ की तस्दीक कर रहा है। 2 माह पहले हुकूमत ने एक सदारती ऑर्डिनेंस इसी मकसद के लिए जारी किया था ताकि टैक्स नेट में इजाफा और टैक्स चोरी करने वालों को गैर रिवायती तरीकों से पकड़ा जा सके। मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए हुकूमत ने सेल्स टैक्स एक्ट में तरमीम करते हुए FBR को इख्तियार दिया है कि वो बिजली और गैस की तकसीमकार कंपनियों को यह अहकाम दे सके कि वो किसी भी फर्द जो रिटेलर है और सेल्स टैक्स के लिए FBR के कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, इसके कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाए। ये ऑर्डिनेंस ताजिर बिरादरी और खास तौर पर छोटे दुकानदारों के लिए एक डरावना ख्वाब है, क्योंकि बड़ी कंपनियों और सनतों से टैक्स वसूली का निजाम तो मौजूद था, लेकिन रिटेलर्स और खास तौर पर छोटे दुकानदारों से टैक्स वसूली
वसूली एक बहुत बड़ी मुश्किल थी कि ये टैक्स कैसे वसूल किया जाए और किस बुनियाद पर इकट्ठा किया जाए, क्योंकि इस निजाम के ना होने की वजह से 20 लाख रिटेल स्टोर्स, जिनमें 8 लाख छोटे किराना स्टोर्स भी शामिल हैं, ये बराह रास्त टैक्स नेट में शामिल नहीं थे। छोटे दुकानदारों और रिटेलर्स मुल्क की मईशत में कितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं, इस बात का अंदाजा गुज़िश्ता बरस की इस रिपोर्ट से लगाया जा सकता है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की रिटेल इंडस्ट्री का मार्केट साइज 152 अरब डॉलर्स है, जबकि जीडीपी में रिटेल सेक्टर का हिस्सा 19% है। अगर हुकूमत सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के जरिए इतने बड़े सेक्टर को कौमी मईशत का हिस्सा बनाने में कामयाब हो जाती है तो सालाना टैक्स हुजम में बड़ा इजाफा हो सकता है, और हालिया सदारती ऑर्डिनेंस इसी मकसद के लिए जारी किया गया है। ताजर हजरात का दावा है कि वो पूरा टैक्स अदा करते हैं, लेकिन एफबीआर के अदाद-ओ-शुमार थोड़े मुख्तलिफ हैं। एफबीआर के मुताबिक कराची की 6 बड़ी मार्केटों के 50,000 दुकानदार टैक्स फाइलर्स हैं जो 30 अरब से जायद का टैक्स जमा कराते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में लाहौर की लिबर्टी मार्केट, अनारकली, माल रोड और हफीज सेंटर की बड़ी मार्केटों से हुकूमत को सिर्फ 57 करोड़ रुपए का टैक्स इकट्ठा होता है। टैक्स की इंतहाई कम शरह न सिर्फ हैरान कुन है बल्कि ताजरों पर सवालिया निशान भी है। इसी हवाले से मजीद बात कर सकेंगे ताजुर रहनुमा अजमल बलोच साहब होंगे, लेकिन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अजमल बलोच साहब। बलोच साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, सारे सेक्टर्स टैक्स दे रहे हैं और ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है, आम है कि बुक कीपिंग जो है वो दोहरी होती है, दोहरी इनवॉइसेस बनाते हैं, ताजिर बिरादरी, सबकी बात नहीं कर रहा, मगर टैक्स चुराती है। तो सर अगर एक निजाम लाया जा रहा है, उस निजाम से आपको प्रॉब्लम क्या है? देखिए जी, 3 पॉइंट्स पर हम बात कर रहे हैं। एक वो है जो सदारती ऑर्डिनेंस में पुलिस के इख्तियारात दिए गए एफबीआर को। दूसरा, हम जबरी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। तीसरा, हम पॉइंट ऑफ सेल पे डिवाइस लगाने की बात कर रहे हैं। देखिए, ताजिर इतना पढ़ा लिखा नहीं है, ये 1990 का कानून है जबरी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन का। अगर ये इतना आसान होता इस पे अमल दरामद कराना तो परवेज मुशर्रफ साहब से मजबूत हुकूमत कोई नहीं थी, उस वक्त हो सकता था, वो कर सकते थे। उसके बाद सब हुकूमतों ने आजमाया थोड़ा थोड़ा, लेकिन हम कहते हैं, दलील के साथ बात कर रहे हैं कि ताजिर इतना पढ़ा लिखा नहीं है। जब आप उसको रजिस्टर्ड करते हैं और आप ये कहते हैं, कानून आपका ये है कि आपने सेल टैक्स खाली लेना है मैन्युफैक्चरर से और इंपोर्टर से, इससे नहीं लेना है। इसको जीरो रेटेड आप मजबूर कर रहे हैं। वो रिटर्न फाइल करेगा हर माह में, पूरे साल की 12 रिटर्न फाइल करेगा, तो उसको एक टेक्निकल बाबू की जरूरत होगी। जब उसने सेल टैक्स देना नहीं है तो आप उसको क्यों मुसीबत में डाल रहे हैं? वो उस पर बोझ क्यों 3.5 लाख 4 लाख रुपए का साल, फिर वही बाबू ब्लैकमेल भी करेगा। अब पॉइंट ऑफ सेल पे बात सर, यहाँ पे एक बात बलोच साहब, एक बात मुझे बताइएगा जी, ताजिर को मोबाइल यूज करना आता है, स्मार्टफोन यूज करना आता है, इंटरनेट यूज करना आता है, व्हाट्सएप यूज करना आता है? अक्सर दुकानों पे वो जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड मशीन पड़ी होती है जिसको स्वाइप करके आप बिल, वो यूज करनी आती है, उसको ये डिवाइस यूज करनी नहीं आई क्योंकि उससे उसको टैक्स देना पड़ेगा। जिसको मोबाइल चलाना आता है, जिसको क्रेडिट कार्ड मशीन चलानी आती है, उससे इनकम टैक्स या सेल टैक्स की रिटर्न फाइल करना नहीं आती है। ये आप किसी से भी पूछ लें, ये एक टेक्निकल काम है और टेक्निकल जुबान हमारा ताजिर नहीं समझ सकता है। मोबाइल इस्तेमाल करना टेक्निकल नहीं है। अच्छा, सेल टैक्स की जब रिटर्न आप फाइल करते हैं उसमें गलती हो जाती है, आप पर जुर्माना है, गलती हो जाती है, आप पर FIR है, गलती हो जाती है, पुलिस के इख्तियारात है। ताजिरों को इसमें शामिल नहीं कर रहा हूं बलोच साहब, मैं सब ताजिरों को शामिल नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या ताजिर को डबल बुक कीपिंग करना नहीं आती? सर हमारे मुल्क में होती है ना, डबल बुक कीपिंग होती है, 2-2 खाते रखे होते हैं। टैक्स इवेड करना भी हमें आता है। हमें सर वो तमाम चीजें कि जिससे ये डिटरमिन हो। आप कह रहे हैं इनकम टैक्स देते हैं, बिल्कुल देते हैं सर, लेकिन कितना देते हैं? सवाल ये है, क्या यहाँ पे 2-2 खाते नहीं रखे होते हैं हमने दिखाने के लिए और अपने कमाने के लिए? और तो सर अगर गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम लेके आ रही है जो ट्रांसपेरेंट होगा तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये कोई ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये करप्शन की एक बड़ी राह है। मैं आपको मेरे जो 23 साल हो गए सियासत में, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज तक लोग जो टैक्स नेट से दूर हैं, जो टैक्स नेट में नहीं आ रहे, वो FBR की वजह से नहीं आ रहे। आप क्या कहते हैं कि ये सिस्टम हम ले आएंगे तो करप्शन खत्म हो जाएगी? ये आज करप्शन खत्म होने का ऐलान कर दे, मैं हल्फन यहां कह रहा हूं, जो 10,000 दे रहा है वो 20,000 देने के लिए तैयार होगा। हमारा टैक्स पहले FBR आधा चोरी करता है, फिर हमारा आधा जो हम देते
देते हैं, वो हमारे बड़े 2.5 करोड़ की गाड़ियां और 20-20 करोड़ के बंगलों में रहते हैं। देखिए इनके असासे कहां से बने हैं, आप चेक कर लें, एफबीआर के लोगों को चेक कर लें यार। मैं कहता हूं बाकी सारे इदारे छोड़ दें। किसी भी ऐसे ही ठीक होगा ना कि जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करेंगे। आप कहते हैं एफबीआर रिफॉर्म करे खुद को, तो सर ये भी तो रिफॉर्म की तरफ कदम है। जब डिवाइसेस लग जाएंगे, कोई भी ताजिर, कोई भी दुकानदार वो सेल्स टैक्स चोरी नहीं कर पाएगा, तो ये भी अच्छा सिस्टम बन जाएगा एक। सर नहीं, यही तो बात है। असल प्रॉब्लम ये है कि वो जो मशीन लगानी है वो दुकानदार ने खरीदनी है और एफबीआर के साथ लिंक होनी है। जो पॉइंट ऑफ सेल की मैं बात करूं, जो डिवाइस लगानी है, उस डिवाइस को आकर चेक किसने करना है? एफबीआर के एहलकार ने। अभी भी मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, जहां डिवाइसें लगी हैं, जहां ब्रांड है या चेन है, वहां लगी हैं, वहां पे करप्शन हो रही है। एफबीआर के बंदे खुद करवा रहे हैं। उनको कहते हैं कि एक इनवॉइस यहां बनाओ, 4 वहां जाके बना लो। ये एफबीआर के बंदे कह रहे हैं। हम यही तो रोना रो रहे हैं कि अभी भी लिख लें, जो ब्रांड या जो चेन पहले टैक्स दे रहा था उससे कम टैक्स हो गया होगा डिवाइस लगने से, कहीं ज्यादा नहीं हुआ। मेरे सामने सर रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि रिटेल इंडस्ट्री का मार्केट साइज है $152 बिलियन और इसकी सालाना जो ग्रोथ है वो है 8.37%। जीडीपी में सर्विस सेक्टर का शेयर है 61%, क्योंकि रिटेल इंडस्ट्री जो है वो सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। अब जीडीपी रिटेल सेक्टर 19% है, जबकि टैक्स नेट में होलसेलर्स 2.9% और रिटेलर्स 3.71% है सर। यानी आप ये देखिए कि टैक्स नेट में सिर्फ इतनी सी अमाउंट है, जबकि अगर आप उसका हुजम देखें तो वो कितना बड़ा है। तो आपको नहीं लगता सर ये ज्यादती है? अब 2 मिलियन तकरीबन 20 लाख रिटेल स्टोर्स हैं पाकिस्तान में सर। ये छोटे बड़े मिला के आपकी बात कर रहा हूं सर। मैं कहता हूं रिटेलर 80 लाख है, 2 लाख नहीं है। यही तो एफबीआर, असल में एफबीआर जो आदादो शुमार बताता है, ये कौम को बेवकूफ। कब तक हम झूठ बोलते रहेंगे लोगों से? ये मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, जिस पर टैक्स नहीं बनता है, इनकम टैक्स, वो 6 लाख की आमदन वाला ताजर कमोबेश 30-40 लाख ताजर होगा, वो भी टैक्स दे रहा है। ये कहते हैं उसको पकड़ना है, जो इंपोर्टर है वो 17 रुपए वहां चोरी हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरर के पास 17 रुपए चोरी। ओ भाई एफबीआर का एहलकार चोरी करा रहा है वहां पे। अगर 20 कंटेनर निकलते हैं तो वो 2 क्यों लिखता है? उसका जिम्मेदार दुकानदार रिटेलर नहीं है, उसका जिम्मेदार एफबीआर का एहलकार है। एफबीआर, अब मैं आपको बताऊं, उधर तो कोई दुकानदार इन्वॉल्व नहीं है। कस्टम पे जब कोई चीज निकलती है वहां 100 कंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है, एफबीआर के वो जो कस्टम का रजिस्टर है उस पे लड्डा लिखा होता है। इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे बलोच साहब एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, ये टेक्निकल एस्पेक्ट को हटा के अगर हम बात करें कि जी सारे तो नहीं ना टैक्स हैवी, मैं समझ सकता हूं, और सारे ऐसे भी नहीं है कि उनको समझ कुछ ना आए। अक्लमंद लोग भी होंगे, टेक्नोलॉजी को जानने वाले भी होंगे, ना जानने वाले भी होंगे। अच्छा, इस एक पहलू को हटा के मुझे बताएं, अगर डिवाइस लग जाती है तो और इसके अलावा क्या मसला है उसका? देखिए, जब डिवाइस लगती है, जिस भी दुकानदार ने लगाई है, मैं उनके पास गया हूं। एक दुकानदार ने कहा जी मेरे पास 50,000 रुपया टैक्स जमा हो गया, मैं जमा कराना चाहता हूं। उसको एफबीआर ने फोन करके कहा है कि आप फलां वकील से बात करो। उस वकील ने कहा है मुझे 25,000 रुपया दो, तब मैं तुम्हारी 1 महीने के ये पैसे जमा कराऊंगा। अब मुझे बताएं हम कहां खड़े हैं? ओ भाई, ये जब तक आसान सिस्टम नहीं होगा, मैं आपको बताऊं कि जहां भी इन्होंने डिवाइसें लगाई हैं, ब्रांड पे लगाई हैं, चेन स्टोर जो है उन पर लगाई हैं, इनसे पूछ ले कि वहां क्या हो रहा है। कई लोग बहुत बहुत शुक्रिया अजमल बलोच साहब आपका। नाज़रीन, जिस गवादर शहर में बंदरगाह बनाकर मुल्क की तकदीर बदलने की बातें की जा रही हैं, वो गवादर मसाइल और उन मसाइल की वजह से एहतजाज की लपेट में है। 15 नवंबर से गवादर का हक मांगने के लिए अहले बलोचिस्तान सड़कों पर हैं। मरकजी शाहराहें बंद करने का ऐलान भी कर चुके हैं। इस एहतजाज की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ खवातीन शामिल हैं और बहुत बड़ी तादाद में शामिल हैं। गवादर धरने में शरीक हजारों मकामी अफराद के 3 बुनियादी मुतालबे हैं। पहला मुतालबा यह है कि शहर में साफ पानी की शदीद किल्लत दूर की जाए। दूसरा, मकामी माहीगीरों को समंदर तक रसाई बिला रोक टोक हो। और तीसरा, बड़ी कश्तियों के जरिए मछली के गैर कानूनी शिकार पर पाबंदी लगाई जाए। मौलाना हिदायतुल्लाह एक ऐसे समाजी रहनुमा भी हैं, सियासी जमात से इनका ताल्लुक भी है, जो कि इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड भी कर रहे हैं, रूह रवा भी हैं। मौलाना, बहुत शुक्रिया आपका मुतालबा कब से है, क्या है, थोड़ी तफसील बताएं, अपनी डिमांड्स बताएं। बहुत शुक्रिया। ये 2002 में जब गवादर पोर्ट का इफ्तिताह हुआ, परवेज मुशर्रफ साहब ने इफ्तिताह किया, उस वक्त हमें बताया गया ग्वादर वालों को
बकरान और बलूचिस्तान वालों को ये आपकी तकदीर बदलेगी। इससे पूरा बलूचिस्तान का मुस्तकबिल तब्दील होगा, माहिर ज़िंदगी तब्दील होगी। और हमने भी यही समझा, अगर तरक्की कौन नहीं चाहता, कौन सा बेअकल होगा जो तरक्की नहीं चाहता होगा, पानी नहीं चाहता होगा, बिजली, रोजगार, इलाज, तालीम, अच्छा मुस्तकबिल, अपने बच्चों की अच्छी ज़िंदगी कौन नहीं चाहता है। हमें उम्मीद थी कि ग्वादर पोर्ट के बाद हमें और अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, अब माहिर ज़िंदगी अच्छा होगा, लेकिन ये 20 साल हो गए फिर भी हमें तो कहा जा रहा है कि भाई सब्र करें, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हमें यही बताते हैं, सब्र की तलकीन करते हैं। जब नवाज शरीफ के दौर में सीपैक प्रोजेक्ट बना, पाक चाइना इक्तसादी राहदारी का प्रोजेक्ट हुआ, उसमें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई वज़ीर आज़म हाउस में, उसमें मुत्तफ़िका फैसला हुआ कि ये सीपैक प्रोजेक्ट में जो पसमानदा इलाके हैं पाकिस्तान के, उनको तरजीह दी जाएगी, उन पर तवज्जो दिया जाएगा और ये पैसे, ये वसाइल पाक चाइना इक्तसादी राहदारी के पसमानदा इलाकों पे खर्च किए जाएंगे। आप अंदाजा लगाएं कि सीपैक प्रोजेक्ट में बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं है। पेशावर से लेकर कराची तक 1500 किलोमीटर मोटरवे बनता है, 1500 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बलूचिस्तान में नहीं है। ग्रीन ऑरेंज ट्रेन लाहौर में बनता है और बहुत सारे प्रोजेक्ट लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, पता नहीं कहाँ कहाँ बनते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में सिर्फ सीपैक के मद में जनाजे, लाशें, मैयतें, धमाके हमें बलूचिस्तान में ये मिले। महरूमी है बलूचिस्तान की सतह पर, क्योंकि मरकज गवादर है, बकरार है, ये ज्यादा डिस्टर्ब रहा और ये वेपाक ईरान बॉर्डर पर है। अच्छा ये भी बताइएगा, नौकरियों के हवाले से भी महरूमी का शिकार है बलूचिस्तान और बिलखुसूस गवादर। सीपैक के बड़े प्रोजेक्ट्स गवादर में लग रहे हैं, तो वहाँ के मकामी लोगों को भी नौकरियां नहीं दी जा रही। कहाँ नौकरियां? या नौकरियों में ज्यादातर बाहर के हैं, या वसाइल बाहर वाले कब्जा कर रहे हैं। बाहर से मुराद ये चीनी कंपनीज है, अपने मनपसंद लोगों को लाते हैं। यहाँ के लोगों को क्या मिला है? ना रोजगार मिला है, ना सहूलियात मिली है, ना इलाज है, ना तालीम है, ना पानी है, ना बिजली है। ग्वादर पोर्ट अपने नाक के नीचे लोगों को कुछ नहीं दे सकता है, ये पाकिस्तान को कैसे तरक्की देगा? हमारा रोना तो यही है कि धोखाधड़ी, ये नाम नेहाद। मैं तो बार बार इन इदारों को कहा है कि जो आप अंग्रेजी के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट के माने क्या है? अंग्रेजी डिक्शनरी में, चाइनीज डिक्शनरी में, फ्रांसीसी डिक्शनरी में ये डेवलपमेंट में इंसान नहीं होते, ये इंसान का कोई हुकूक नहीं होते, शहरी हुकूक नहीं होते। तो इंसान गवादर के, बकरान के, बलूचिस्तान के इंसान फारिग है, तो इंसानों के लिए कुछ नहीं है। लेकिन ऐलान तो रोजाना है कि ग्वादर पोर्ट से पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। मुझे पता नहीं है पाकिस्तान अगर इमरान खान का नाम है या अब्दुल कुद्दूस बेजंजो का नाम है, वो तो जरूर तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अवाम तरक्की तो नहीं कर रहे। इदादुर रहमान साहब, खवातीन को क्यों निकलना पड़ गया? खवातीन का इतना बड़ा एहतजाज, मैं ख्याल शायद बलूचिस्तान में कभी खवातीन ने इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज नहीं किया होगा, आखिर उनको क्यों सड़कों पे आना पड़ा? खवातीन तो हमारे जरिए है, अब तो हमें पैसा मिलेगा तो हम अपने खवातीन को देंगे। खवातीन कैसे हमारे बलोच माशरा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम को यहाँ पर खत्म हो जाता है नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।